एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। ये हमारा पहला टॉपिक है। कल की क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा जाना सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग टेंस शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं टेंस के बारे में पढ़ना। टेंस के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ाई की हुई है, टेंस को समझा है, जाना है। आज भी वही उसी टेंस को पढ़ने वाले, इसमें कुछ नया नहीं होगा, बस जो उसके रूल्स हैं, जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उसको कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो टेंस है पहले मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसे पढ़ेंगे। पहले हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस पढ़ने के बाद हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वॉइस के बारे में और फिर रिलेशन। तो ये सारा टॉपिक टेंस से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप टेंस ठीक से नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये वॉइस समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद ये नरेशन ये भी समझ में नहीं आएगा, और ना ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो टेंस जो है सबसे बेसिक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये सब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आता है। चलिए, टेंस जैसे कि आप जानते हैं टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। टेंस का फर्स्ट डेफिनेशन मैंने लिखा है टाइम ऑफ एक्शन। अब ये जो टाइम होता है और ये एक्शन, ये दो वर्ड है इसके अंदर। एक्शन से आप समझ सकते हैं, एक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ तो किसकी बात में कर रहा हूँ? वर्ब की। एक सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो वर्ब का ही होता है, और वर्ब के अपने अलग अलग कई फॉर्म्स होते हैं। देख लेते हैं, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। V1, V2, V3, और V1 के साथ अगर हम ऐसे ES जोड़ते हैं और V1 के साथ हम ING जोड़ते हैं, तो ये अपने आप में वर्ब के 5 फॉर्म है जो कि एक्शन कहलाते हैं। अब ये टाइम से क्या मतलब है हम लोग का? टाइम 3 फेज में बांटा गया है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। अभी का टाइम, जो टाइम अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कौन सा टेंस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। तो वैसा टाइम जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है, राइट। सेकंड आता है पास्ट टेंस। ऐसा टाइम जो हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो कहलाता है पास्ट टेंस। और जो थर्ड है वो आता है फ्यूचर टेंस। अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूँ तो अपने आप में फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है, पर हम लोग फिर भी फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। फ्यूचर टेंस एक्चुअली होता क्या है? जो टाइम आने वाला है। जैसे आप खुद सोच कर देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो क्या कल हो जाता है? क्या मैं आपसे मिलता हूँ? जरूरी नहीं है कि कोई अगर ऐसा बोलता है तो ऐसा हो। तो फ्यूचर नाम का एक्चुअली कोई टेंस नहीं होता है, पर ग्रामर में फ्यूचर नाम का भी टेंस है जो कि डिस्क्राइब किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपने आप में मैंने अभी बताया टेंस के बारे में। टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन है, जिसे हम टेंस कहते हैं। एक्शन कहने का मतलब है वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स, यानी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। V1, V2, V3, और V1 के साथ अगर आप SAIS जोड़ते हो और V1 के साथ आप ING जोड़ते हो। ठीक है, तो ये अपने आप में 5 फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस टाइम का अलग फेज है। प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस जिसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, और फ्यूचर टेंस जो कि आने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये अपने आप में 3 फेज है। देखिए, ये सारे टेंस में जो होता है कॉमनली हम लोग जानते हैं इंडेफिनिट होता है, परफेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इस दोनों को जोड़ने पे बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इन्हीं सब का स्ट्रक्चर जानने वाले हैं कि इन सब का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम लोग इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे, परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे, कॉन्टिन्यूअस को पहचानेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टेंस हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। जैसे कि टेंस जो है वो 3 लेवल पढ़ने वाले हैं। जो ये पहला लेवल है जो कि हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक लेवल टेंस का। ठीक है, ये वाला जो बेसिक लेवल है ये टेंस का बेसिक लेवल। बेसिक लेवल कहने का मतलब अभी हम लोग सिर्फ सारे जितने भी टेंस हैं उनका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही जानने वाले हैं। बेसिक लेवल में हम बस इतना ही जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है कंपैरेटिव एनालिसिस।
ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस। और इसका थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट हम लोग डिवाइड किया और थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टकट। तो बेसिकली टेंस हम लोग 3 लेवल पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला लेवल है वो है बेसिक लेवल, जिसमें हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे हर टेंस का, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम लोग V1 और साथ में S और ES का यूज करते हैं, ठीक है। V1 के साथ S या ES का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 और उसके साथ V1 के साथ S और ES जोड़ते हैं। और नेक्स्ट जो प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ V1 जोड़ते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है, या फिर इंट्रोगेटिव हो, तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस V1, ठीक है। सॉरी यहाँ डज नॉट होगा, डज के साथ नॉट प्लस V1, ठीक है। और प्लूरल के साथ जब प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ टू का यूज करते हैं और साथ में V1, ठीक है, टू के साथ नॉट और V1। ये सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, आप सबको पता ही होगा। चलिए इस पर कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ई डैश, अब ये जो सिंग है, सिंग अ, अब इसको अपने अपने सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ही के साथ डज का यूज करेंगे, ही डज नॉट। नेगेटिव बनाने पे सिंग अ सॉन्ग, उससे आप ट्राई कर सकते हैं ये सब चीज़। और क्लोज एंडेड में अगर लिखना हो तो डज पहले आ जाएगा, डज सिंग अ सॉन्ग, और ओपन एंडेड के साथ व्हाट डज ही। इन सब का स्ट्रक्चर मैंने आपको कल लिखाया था, उसी के मुताबिक आप उस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं सारे सेंटेंस में, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस V1 के साथ ऐसे ये ऐड करते हैं हम लोग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं और साथ ही लगाते हैं V1। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू के साथ क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है। ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ प्लस। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं। आई होप मैं समझ हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं। सिंपली इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर के साथ गिवन प्लस ING। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इस पर आप एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब इसको आपको लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। कैसे लिखेंगे आप? इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव बनाना हो तो ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इसको हमको बनाना हो क्लोज इंडेड, तो इसको क्या लिखेंगे? इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ओपन इंडेड, व्हाट इज ही सिंगिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो इस तरह से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझ सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे। ये सिर्फ बेसिक लेवल है। इसमें मेरा मकसद है कि मैं आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और इसके मेन वर्ब स्ट्रक्चर जो है वो बताऊँ, क्योंकि जब हम लोग आगे जाएंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में जब हम लोग जाएंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे सारे टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सारे टेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? हैव, हैज प्लस V3। हैव का यूज हम लोग करते हैं प्लूरल के साथ और हैज का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर के साथ। ठीक है, और ये इसका V3 लगाते हैं हम लोग इसके साथ। तो ये इसका स्ट्रक्चर, जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं ही हैज, V3 का यूज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सन और सॉन्ग। निगेटिव बनाना इसी वर्ड का, तो ही हैज नॉट सन और सॉन्ग। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट था। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों मैं साथ में बताऊंगा। फिलहाल आपको प्रेजेंट परफेक्ट तक ही समझना है, राइट। चलिए अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये आपको प्रेजेंट का मैंने 3 फेज बताए हैं। अब मैं आ रहा हूँ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए? बस इसका V2 भी लगता है सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव के लिए, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस गिवन का यूज होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का। अब मैं इस पर कुछ एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे कि he has, sorry he sung, has का यूज नहीं होगा इसमें, he sung a song। ठीक, V2 का यूज करना था यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज। अब अगर निगेटिव बनाना इसी का, तो अगर निगेटिव बनाना तो हमको यूज करना होगा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं, जैसे डिड के साथ नॉट प्लस V1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट। जब हमको निगेटिव बनाना हो, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो सिंपल सा इसका भी स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ड मुझे बताना है, स्ट्रक्चर बताना है आपको, ताकि आपको सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ड पता हो। यहाँ पे कुछ समझाने लगा ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे।
अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर प्लस V1 के साथ ING हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, किसी का नेगेटिव बनाना हो तो ही वॉज नॉट, वॉज के साथ नॉट लगा देंगे, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताया पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल चीज़ें हैं, आप सबको पहले से ये पता होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट में। बस पास्ट परफेक्ट में क्या है कि इसके सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 लगता है और कुछ नहीं, तो आपको बस इतना याद रखना है, हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, आपको इतना ध्यान रखना है, राइट। अब हम लोग अभी जो पढ़े, अभी हम लोगों ने डू देखा कि डू का यूज हम लोगों ने किसके साथ किया, डू का यूज हम लोगों ने देख तो प्रेजेंट के साथ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, और साथ ही पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों ने देखा हम लोगों ने डिड डज का यूज किया और डू का यूज किया, और पास्ट इंडेफिनिट में इसी डू का यूज हम लोगों ने डिड के रूप में किया है। सेकेंड जो हमारा आता है वो आता है बी। अगर मैं आपसे बी की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं डू की बात करूँ तो इस डू का 3 फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। पहला डू, दूसरा डिड और तीसरा डन, ठीक है। ये भी अपने आप में वर्ब है, ये बी जो है ये भी अपने आप में वर्ब है, इसका भी अपना अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि इस बी का अपना 3 फॉर्म होता है। अगर हम लोग इसको प्रेजेंट में यूज कर रहे होते हैं तो इज, एम, आर। इसी को अगर हम B2 में यूज करते हैं यानी पास्ट में तो वॉज, वेयर। फ्यूचर में जब हम इसका यूज करते हैं तो ये बन जाता है बी, यानी ये जो बी है ये अपने आप में V3, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग डू को भी 3 फॉर्म में यूज करते हैं और बी को भी 3 फॉर्म में यूज करते हैं। अभी बी को हम लोग किस किस ऐसे में यूज करते हैं ये देख लेते हैं। बी को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, साथ ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, बस। और जो तीसरा है हैव, हैव का भी अपना 3 फॉर्म होता है। अगर हम इसको प्रेजेंट में हैव को यूज करते हैं तो हैव यूज करते हैं, अगर पास्ट यानी B2 में यूज करना होता है तो हम लोग इसी हैव को हैड बनाते हैं, और फ्यूचर में भी हम लोग इसको हैड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज हम लोग इसको करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में और साथ ही पास्ट परफेक्ट में। ये सिंपल सा मैंने यूज बताया है किसका, बी का, डू का, बी का और हैव का। डू का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। डू का अपना 3 फॉर्म होता है, डू, डिड और डन, ठीक है। बी का भी हम लोग यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बी का अपना 3 फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने पहला फॉर्म बताया इज, एम, ठीक है। उसी प्रकार हैव का भी, हैव का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। हैव का भी अपना 3 फॉर्म होता है, हैव, हैड और हैड, ठीक है। अभी हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट जाना, हम लोग जानने वाले हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। उसका स्ट्रक्चर हम लोग सीख लेते हैं। बस आपको यहाँ जितना कुछ मैं लिखा रहा हूँ बस उसको नोट करते जाए, आप आगे ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें ये सेल और विल का यूज सीखना है कि सेल और विल का यूज क्यों करें। मैक्सिमम टीचर बताते हैं कि विल का यूज करना है मैक्सिमम टाइम, बट सेल का यूज क्यों नहीं करना। बहुत जगह सेल का यूज भी करना पड़ता है। कहाँ पे हम लोग सेल का यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले जो सेल है इसका यूज हम लोग आई और वी के साथ कब करते हैं, और ये जो विल है इसका यूज हम लोग
अदर सब्जेक्ट के साथ कब करते हैं। अदर सब्जेक्ट कहने का मतलब है योर, यू, ही, सी, इट, ये सारे अदर सब्जेक्ट हैं। अब हम लोग सेल आई और वी के साथ सेल का यूज कब करते हैं, और योर, यू, ही, सी, इट और जितने भी अदर सब्जेक्ट है उसके साथ विल का यूज कब करते हैं, इसके अपनी कंडीशंस है। पहला जो कंडीशन है, जब कुछ भी फिक्स ना हो, एनीथिंग नॉट फिक्स्ड, जब कुछ भी फिक्स्ड ना हो, जैसे कि इंटेंशन, जब हम अपनी इंटेंशन, अपनी इच्छा किसी के सामने कहते हैं तो वो ऐसा नहीं कि फिक्स होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, मैं कार खरीदूंगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, आई सेल बाय अ कार। तो ये इंटेंशन होता है, इच्छा होता है, जरूरी नहीं कि मैं कार खरीद लूँ, ठीक है। अब जैसे कोई फ्यूचर एक्शन हो गया, जैसे फ्यूचर एक्शन माय फ्रेंड, इसके साथ हम लोग इसका यूज करेंगे विल का यूज। जब कोई फ्यूचर एक्शन होता है, जब भी कोई फ्यूचर एक्शन होगा तो उसके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। माय फ्रेंड विल मीट मी टुनाइट, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं और विल का यूज करते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स ना, ठीक। इसी तरह आप समझ सकते हैं। जैसे ये मैं 2 एग्जांपल देखेंगे, इसको समझा रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई। जो अगर फ्यूचर की ऐसी कोई बात जो फिक्स ना हो, उसमें हम लोग आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर किसी बात जो फिक्स ना हो, जैसे कोई इंटेंशन हो गया, कोई फ्यूचर एक्शन हो गया। और जो सेकंड थिंग है वो आता है हम लोग पे विल, आई और वी के साथ हम लोग विल का यूज कब करते हैं, ये पहली बात थी और ये दूसरी बात है। और सेल का यूज हम लोग अदर सब्जेक्ट के साथ कब करते हैं, जब कोई भी सेंटेंस, जब कोई भी फ्यूचर में करने वाला काम फिक्स्ड हो, ठीक है। फ्यूचर में करने वाले कोई भी काम फिक्स्ड हो तो तब हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन, कुछ करने का लगन, डिटर्मिनेशन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, कुछ ऐसी बात जो हम लोग अपने से फिक्स्ड कर लेते हैं कि मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा ही। जैसे कि डिटर्मिनेशन होता है, किसी बात को लेकर लगन होता है, जुनून होता है। वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, हम लोग एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे, इस तरह की बातें। तो उसके साथ वो चीज़ें फिक्स्ड होती है, तो उस वक्त हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, जब कोई बात फिक्स्ड हो, राइट। कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, उसका जवाब आप सोच के बताना। जैसे अगर मैं कहूँ द अथॉरिटी सेल या विल नॉट allow the candidates to bring calculator, ठीक है। द अथॉरिटी सेल या विल नॉट अलाउ द कैंडिडेट्स टू ब्रिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, सेल का या विल का। अब यहाँ पे बातें फिक्स है कि अथॉरिटी जो है वो कैंडिडेट्स को कैलकुलेटर यूज करने नहीं देगी, तो चूंकि बात फिक्स्ड है तो अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल। तो द अथॉरिटी का यहाँ पर अदर सब्जेक्ट और उसके साथ हम लोग यूज करेंगे सेल का। विल क्या होगा यहाँ पर, विल। तो इस प्रकार से आप सेल और विल का यूज सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल, सब्जेक्ट के साथ विल, शैल प्लस बी का हम यूज करते हैं और इसके साथ V1 और V1 के साथ IH। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस था। अब जो लास्ट है, आज का जो लास्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट। इसके बारे में हम जान लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट के साथ विल या सेल प्लस हैव प्लस बी3, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का। सेंटेंस से बना सकते हैं आप, ही विल हैव सung अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल्स मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैंने बताया है, स्ट्रक्चर बताया सभी टेंस का। आगे जो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग सारे टेंस को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ तक सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें और पहली क्लास भी आप अच्छे से करें, उसके बाद ये क्लास करें और दोनों चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से आप नोट्स में लिखें, ताकि जब मैं आगे बात करूँ तो आगे मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ जिसमें आपको सही चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगले क्लास में मिलते हैं।